लेट्स स्टार्ट विथ एसक्यूएल सिंगल टेबल डीक्यूएल। तो हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो होगा वो डेटाबेस क्या है, ऑब्जेक्ट नेमिंग रूल्स क्या है, कमांड्स क्या है। डीक्यूएल पढ़ेंगे, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देन आर फर्स्ट क्वेरी हम लोग देखेंगे, अप्लाइंग कंस्ट्रेंट्स उस क्वेरी पे देखेंगे। देन विल स्टडी सम फॉर्मेटिंग रूल्स सेट, रिजल्ट सेट्स, हाउ टू फॉर्मेट दोस। So let's start with first database. So what is database? You know very well that a database is a organized collection of structured information. No, when we talk about structured information, this means there is a some kind of structuring is over there. Structured, there are actually three kinds of data: structured data, unstructured data, and semi structured data. तो structured information की जब हम बात करते हैं, structured data क्या है? जब हम लोग tabular form में data को store करते हैं, that is a structured data. No, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? तुम्हारा लॉग फाइल्स जो है हमारी, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है। बट अगर हम डेटाबेस की बात करें तो विल टॉक ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो टैबुलर के फॉर्म में है। तो अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। आगे देखते हैं, अ डेटाबेस इज मैनेज्ड बाय अ सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, डेटाबेस क्या है। आगे देखते हैं, अगर हम कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस की बात करें, तो कंसेप्चुअली या डेटाबेस की बात जो हम करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ टेबल। तो व्हाट इज डेटाबेस ना? अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे भी तो बहुत सारे टेबल हैं। एक है हमारा स्टूडेंट का टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, एक डिपार्टमेंट का टेबल होगा जिसमें डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है, एक अकाउंट्स का टेबल है, एक एडमिन का टेबल है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी क्लब्स हैं, क्लब्स के टेबल है, तो ऐसे बहुत सारे टेबल है, उनको जब हमने कलेक्ट कर दिया तो वो एक डेटाबेस बन गया। तो हमने बोल दिया भाई वो एकेडमिक्स का डेटाबेस है। तो कंसेप्चुअली अ डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ टेबल्स वेयर ईच टेबल रिप्रेजेंट एन एंटिटी टाइप, जहां पे हर एक टेबल एक एंटिटी टाइप को या रिलेशनशिप बिटवीन देम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एंटिटी टाइप क्या है? जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप हो गई ना। ठीक है, एक आपने पढ़ा हुआ, तो एंटिटी टाइप आपने पढ़ा है, तो स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है। ठीक है, या उनके बीच के रिलेशन को हम बनाएंगे। अ टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन। तो अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस में टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। अभी हम बेस को लेके चल रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपको बेस क्लियर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। ईच कॉलम ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। अब आपको पता है कि हर एक, अगर ये मैं बात करूं तो ये एक एंटिटी टाइप है। हर एंटिटी टाइप के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे एंटिटी टाइप स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या है? उसका रोल नंबर, उसका नाम, ठीक है, उसका नाम और उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसके फादर का नाम, उसके मोबाइल नंबर, ये सब उसके एट्रीब्यूट है। तो इसी तरीके से हर कॉलम, द ईच कॉलम ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। तो अगर मैं सप्लायर टेबल की बात करूं तो सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम उसके एट्रीब्यूट हो गए। पार्ट टेबल की बात करूं, पार्ट आईडी, पार्ट कलर, पार्ट नेम, पार्ट प्राइस, ये उसके एट्रीब्यूट हो गए करस्पॉन्डिंग टू एंटिटी टाइप और रिलेशनशिप। इन आवर कंसेप्चुअल रिलेशनशिप ईच एट्रीब्यूट विल अपीयर एज अ कॉलम। तो आज के बाद हमेशा याद रखना है, ये आपको पता भी है कि हर, हम लोग कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। और लास्ट में, और रो को क्या बोलते हैं? ईच रो ऑफ अ डेटाबेस। ये जो जितनी भी रोज हैं डीबीएमएस, हम लोग रोज को क्या बोलते हैं? टपल। तो ये आपको पता है। तो टपल हो गया हमारा रोज, और हमारे कॉलम्स हो गए एट्रीब्यूट, और टेबल हो गया रिलेशन। तो तीन टर्म्स हमने देखे, एक देखा हमने रिलेशन, एक देखा हमने एट्रीब्यूट, और एक देखा हमने टपल। तो आरएटी जो है हमारा, दैट इज रिलेशन, एट्रीब्यूट एंड टपल। ठीक है, फाइन। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल। देखो, बेस थोड़ा सा मजबूत कर लो, पहले से भी आता है लेकिन मजबूत कर लो, ताकि आगे आने वाली क्वेरीज में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती बात प्राइमरी की। अब प्राइमरी की एंड अ की एट्रीब्यूट क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो प्राइमरी की है। व्हाट इज प्राइमरी की? वो एट्रीब्यूट जिसकी मदद से हम टेबल के किसी भी रो को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। मतलब अगर मेरे टेबल में सिर्फ नेम है ना, और सिटी है, ठीक है, और मान लो सिटी है और फादर नेम है, ठीक है, तो दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं। ठीक है, या चार, एक टेबल में 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग में कम से कम ऐसे 50 लोग हो सकते हैं जिनका नाम राहुल है। तो इन दैट केस यहाँ पे मेरे पास
आइडेंटिफाई, एक टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कॉमन कॉलम, एक एक ऐसा यूनिक कॉलम नहीं है जिसकी मदद से हम पूरे के पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसा कॉलम चाहिए होता है जिसकी मदद से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए टपल को, और वही कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। ये पता ही है आपको, द कॉलम ऑफ अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल मतलब ईच रो ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। वो कॉलम जिसकी मदद से, अब इसमें मैंने एक कॉलम और जोड़ दिया, रोल नंबर। तो क्या अब रोल नंबर में वो ताकत है? यस, ये हम सब जानते हैं कि जो हमारा रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। किसी भी दो लोगों का रोल नंबर सेम नहीं होता है। द कॉलम ऑफ अ टेबल that uniquely identify each tuple of a table is called primary key। तो ये कॉलम हमारा क्या है, प्राइमरी की है। फाइन, आगे। तो अब मैं इसको मिटाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये है, अगर मैंने पार्ट आईडी, यहाँ पे पार्ट आईडी को मैंने प्राइमरी की ले लिया, तो यहाँ पे देखो पार्ट आईडी सबकी अलग अलग है, ठीक है। पार्ट नेम सेम हो सकते हैं, पार्ट कलर सेम हो सकता है, पार्ट आईडी अलग अलग है। तो इन दैट केस हमारा पार्ट आईडी क्या है, प्राइमरी की। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट शुड बी नोटेड दैट प्राइमरी की में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम। तो अब इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि प्राइमरी की में जरूरी नहीं सिर्फ एक कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है कुंद्रा सर, आई एम कुंद्रा सर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मैं आपकी क्लास का कोऑर्डिनेटर हूं। अब जब मैं आपकी क्लास का कोऑर्डिनेटर हूं, तो अब मैं तो कोऑर्डिनेटर हूं और मेरे अंदर में 200 बच्चे हैं, तो मुझे सबके नाम तो पता नहीं है। तो एक स्टूडेंट आता है मेरे पास और वो आता है, कहता है सर, मैंने कहा हाँ जी बताओ। कह रहा है कि सर मेरा मार्क्स कितने हैं। तो मेरे उससे जानते हो कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि भाई तुम्हारा रोल नंबर क्या है। तो अब उसके रोल नंबर के अकॉर्डिंग मुझे क्या, उसके 5 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, भाई अपनी सब्जेक्ट आईडी बताओ। तो इन दैट केस हमारी यहाँ पे की में 2 एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ एक एट्रीब्यूट से मैं उसके मार्क्स नहीं बता सकता। अगर एक स्टूडेंट आता है और बोलता है सर मेरा रोल नंबर ये है, मेरे मार्क्स बता दीजिए, तो डेफिनेटली मैं उसको मार्क्स नहीं बता पाऊंगा जब तक वो मुझे अपना सब्जेक्ट आईडी नहीं बताएगा। इन दैट केस यहाँ पे दो एट्रीब्यूट मिलकर प्राइमरी की को डिटरमाइन बना रहे हैं। इसलिए ये लाइन यहां पे लिखी गई है, इट शुड बी नोटेड दैट प्राइमरी की कैन कंसिस्ट मल्टीपल कॉलम। अब आपको समझ में आया कि प्राइमरी की में एक से ज्यादा कॉलम भी आ सकते हैं। ईच एट्रीब्यूट विच इज पार्ट ऑफ प्राइमरी की, मतलब अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी दोनों ही किसका, प्राइमरी की का पार्ट है। तो ईच एट्रीब्यूट विच इज पार्ट ऑफ प्राइमरी की इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, की एट्रीब्यूट, ठीक है। और जो बच गए, जो एट्रीब्यूट बच गए, मान लो सिटी बच गया, एड्रेस बच गया, ये क्या हो जाएंगे, नॉन की एट्रीब्यूट। तो 2 तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं। वो एट्रीब्यूट जो की का हिस्सा है, जो की का पार्ट है, वो है हमारे की एट्रीब्यूट। और वो एट्रीब्यूट जो की का हिस्सा नहीं है, वो है नॉन की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट जो की का पार्ट है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट या नॉन की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जो की का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टेबल में बोलूं कि ये दोनों कॉलम मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो लेट्स सी। ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं, क्लियर हैं आपको, मुझे पता है, फिर भी हम पढ़ेंगे। अब प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट क्या है, देखो हर की के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट है। अब कंस्ट्रेंट क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी यूनिक। ये जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया था, रोल नंबर और एसआईडी, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा रोल नंबर 1 को अपना CS 101 के मार्क्स चाहिए, और रोल नंबर 1 को अपने CS 102 के मार्क्स चाहिए, तब तो ये, हाँ तब तो ये वैलिड प्राइमरी की है। लेकिन हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, CS 2 बार रिपीट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रिपीट कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन सेम हो गए। और ये तो सिंपल सी बात है ना कि दो, अगर मैं एक टेबल है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम प्राइमरी की है, तो क्या 2 रोल नंबर सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। टू स्टूडेंट कैन नॉट हैव अ सेम रोल नंबर। इन अ सिमिलर फैशन, इफ अ की इज मेड ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, देन देयर कॉम्बिनेशन मस्ट बी डिफरेंट ना। अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी की नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ अब सही है ये, इन दैट केस ये सही है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी यूनिक, बहुत अच्छी बात है। इट शुड बी नोटेड दैट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी यूनिक। लेकिन उनके इंडिविजुअल अगर हम देखें, वो यूनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर देखो आप इंडिविजुअल की बात करें, देखो ये यूनिक नहीं है, लेकिन ये यूनिक है। बट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, तो कॉम्बिनेशन तो यूनिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नोट, नन ऑफ द प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी नल। अब आती बात, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नल नहीं होना चाहिए, ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, मतलब एक टेबल के अंदर
ज्यादा से ज्यादा एक ही प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। हाँ, प्राइमरी की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बट अ प्राइमरी की कैन हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट, दैट इज फाइन, बट टेबल विल हैव ओनली वन प्राइमरी की। आगे बढ़ते हैं। अब आती है फॉरेन की। ठीक है, देखो फॉरेन, जैसे ही वर्ड फॉरेन आया, इसका मतलब कहीं और हम जा रहे हैं ना, कहीं बाहर जा रहे हैं मतलब। तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, जब दो टेबल की बात हो तो उनके बीच में जब हम लिंकिंग करा रहे हैं, तो वहां हम फॉरेन की का कंसेप्ट लाते हैं। तो टपल ऑफ टू, टपल टपल मतलब रो ऑफ टू टेबल में भी रिलेटेड, दो टेबल के रो को हम रिलेट कर सकते हैं, दो टेबल के रोज को हम रिलेट कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड टपल्स कैन बी रिकॉर्डेड इन अ फॉलोइंग टू वेज। किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं? पहला, द प्राइमरी की ऑफ ईदर ऑफ द टेबल कैन बी कॉपी टू द अदर टेबल। दैट इज, अगर मान लो ये एक टेबल है, इसमें ये इसका रोल नंबर था और यही रोल नंबर प्राइमरी की था, तो हमने क्या किया, इसी को उठा के दूसरे टेबल में कॉपी कर दिया। तो अब ये दूसरे टेबल में क्या बन जाएगा? फॉरेन की। फाइन, ठीक है। या द प्राइमरी की ऑफ बोथ द टेबल कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट टेबल, या दोनों टेबल की प्राइमरी की को किसी एक सेपरेट टेबल पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर? तो वो भी एक तरीका हो सकता है फॉरेन की बनाने का। ठीक है, एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द प्राइमरी की इन अ पेरेंट टेबल, आ जाती बात पेरेंट टेबल। अब पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल का क्या मतलब है? पहली बात तो ध्यान से समझो, दो टेबल है। एक टेबल है रजिस्ट्रार ऑफिस, और एक टेबल है मैं खुद जो अभी पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, मैं कुंद्रा सर, मेरे पास है आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जिसके पास मैक्सिमम एट्रीब्यूट है, तो ऑब्वियस है वो पेरेंट टेबल है। जहां से तोड़ के, वो पेरेंट टेबल है जहां से तोड़ के, जिसको ब्रेक करके मैंने एक चाइल्ड टेबल क्रिएट किया। तो दो टेबल है, चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल। तो पेरेंट टेबल में अगर मान लो रोल नंबर है और चाइल्ड टेबल में भी रोल नंबर है, तो पेरेंट टेबल में वो जो कॉमन कॉलम रोल नंबर है वो बन जाएगा प्राइमरी की, और चाइल्ड टेबल में वो जो रोल नंबर है वो क्या बन जाएगा? फॉरेन की। क्लियर? अब वही जो मैंने बताया कि इसी की वैल्यू, यहां पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो यहां पे वही आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर 25 यहां पे है और रोल नंबर 25 यहां पे नहीं है ना। प्राइमरी की इसकी कॉपी हो रही है यहां पे, तो जब इसकी कॉपी हो रही है तो मैं कॉपी कर रहा हूं ना, तो तुम्हारे पास ऐसी वैल्यू कैसे आ सकती है जो मेरे पास नहीं है? क्लियर? तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, देखो, द प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल, अब आपको पेरेंट टेबल समझ में आ रहा है, इज रेफर्ड एज प्राइमरी की एंड इट इज रेफर्ड एज फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल। और चाइल्ड टेबल में वही चीज क्या बन जाएगी? फॉरेन की। और फॉरेन की खुद की वैल्यू कहां से आएगी? पहले टेबल के प्राइमरी की से ना, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट है ना यार, ये तो किस पे डिपेंड है? इस पे डिपेंडेंट है। क्लियर? तो ये था फॉरेन की का कंसेप्ट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। जितना पढ़ना है अभी उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देख लो, अब आपके सामने टेबल है। अब आपके सामने टेबल है, अब आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे ये पार्ट आईडी है, मान लो ये प्राइमरी की है। ठीक है, यहाँ पे भी पार्ट आईडी है, तो ये यहाँ पे फॉरेन की हो गई। क्लियर? ऐसे ही सप्लायर आईडी है, मान लो ये प्राइमरी की, यहाँ पे ये हो गई फॉरेन की। बस ये समझने के लिए, बाकी तो हम बाद में देखेंगे ही देखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्कीमा ऑफ डेटाबेस टेबल। अब डेटाबेस टेबल का स्कीमा क्या है? व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा स्कीमा collectively represent the following properties of a table. What is schema? Which represent following properties of a table? क्या क्या? Name of table, column name of table, and their data type and constraint applicable to the column ना। तो what is schema? टेबल का नाम क्या है, कॉलम के नाम क्या है, और उनके डेटा टाइप्स क्या क्या है, और उनके ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट लगे हैं। भाई कंस्ट्रेंट क्या है? जैसे मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल में बोल दिया, उसमें एक कंस्ट्रेंट लगा दिया चेक। ये सब आपको पता है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं। CHEC के चेक लिखा मैंने, एज ग्रेटर देन 18, तो मतलब ये उन्हीं वैल्यू को इंसर्ट कराएगा जिनकी एज 18 से ज्यादा है। मतलब मुझे अपना एक टेबल बनाना है जिसमें वोटर वाले लोगों को शामिल करना है। तो अगर किसी की उम्र 10 आ रही है तो बाय डिफॉल्ट वो उसको एंटर ही नहीं करने देगा। तो कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल है ना किसके ऊपर? कॉलम के ऊपर। किस कॉलम के ऊपर है? एज कॉलम के ऊपर है, कि एज क्या होनी चाहिए? 18 से ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेमिंग रूल। जिस प्रकार से सी पे आपने आइडेंटिफायर्स के नाम के ऊपर ना पढ़ा था, नेमिंग कन्वेंशन क्या ले सकते हैं आइडेंटिफायर का, ठीक वैसा ही यहाँ पे भी, कि टेबल का नाम क्या हो सकता है, कॉलम का नाम क्या हो सकता है, व्यूज का नाम क्या हो सकता है, प्रोसीजर का नाम क्या हो सकता है, फंक्शन का नाम क्या हो सकता है, ये सब टर्म्स आपको पता है। ठीक है, तो वही चीज है, नेमिंग कन्वेंशन क्या है? द रूल फॉर नेमिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को हम कैसे कैसे नाम कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी बात करेंगे। डेटा
डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे कैसे नाम कर सकते हैं, जैसे टेबल का क्या नाम दे सकते हैं, टेबल के कॉलम का क्या नाम दे सकते हैं, व्यूज का क्या नाम रख सकते हैं, प्रोसीजर्स का क्या नाम रख सकते हैं, ये उसके नेमिंग कन्वेंशंस कहलाएंगे। पहला, द नेम ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब इनका नाम कैन contain only alphanumeric and some special character। अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है और स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। द नेम ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, अगर टेबल की बात कर लें, मस्ट बिगिन विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर, मतलब टेबल का नाम या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। कैन नॉट बिगिन विथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, मतलब आप वन स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्टूडेंट नाम से टेबल तो क्रिएट कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आप एट द रेट, सॉरी, आप एट द रेट स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। क्लियर, यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। लेंथ कितनी हो सकती है? 31 कैरेक्टर, मतलब एक टेबल के नाम का लेंथ कितना हो सकता है? 31। कॉलम का नाम का लेंथ कितना हो सकता है? 31 ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कमांड के टाइप, जो आपको पहले से पता है। अब हम इसको कमांड के टाइप, कितने तरीके के कमांड हो सकते हैं, अभी हम बेसिक्स वही कमांड डील करेंगे जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज। तो अब आपको पता है, मैं लिख रहा हूं पहले ही आपके सामने, मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 सेट ऑफ ऑपरेशन, डीडीएल, डीएमएल एंड डीक्यूएल। डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और जब हम डेटा को फेच कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर, ये पता है आपको। डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, जब हम टेबल के स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब टेबल को क्रिएट करना है, टेबल के टेबल में एक कॉलम जोड़ना है, टेबल में से एक कॉलम डिलीट करना है, टेबल के नाम को मॉडिफाई करना है, कॉलम के नाम को मॉडिफाई करना है, कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है, कॉलम में प्राइमरी की जोड़नी है, कॉलम में प्राइमरी की घटानी है, कॉलम में कंस्ट्रेंट जोड़ना है, कॉलम में कंस्ट्रेंट हटाना है, दैट इज क्रिएट, ऑल्टर, ये रीनेम, ये जो कमांड्स हैं, ये कमांड क्या है? हमारी डीडीएल कमांड है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स पे लगती है ना। क्रिएट, मैं साफ साफ लिखता हूं, मैंने लिखा क्रिएट, ऑल्टर, ऑल्टर, रीनेम। तो ये जो मेरी कमांड्स है ना, ये मेरी कमांड्स कहां लगती है? टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर लगती है, इसीलिए ये क्या है? डीडीएल कमांड्स। अब डीएमएल कमांड क्या है वो भी पता है आपको, इंसर्ट करना है, मतलब टेबल के अंदर वैल्यू डालनी है, टेबल के अंदर से वैल्यू निकालनी है, मतलब रोल नंबर 5 को इंसर्ट करना है, रोल नंबर 6 को डिलीट करना है, रोल नंबर 7 के मोबाइल नंबर को अपडेट करना है। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब क्या हो गया? हमारा डीएमएल कमांड हो गए। और डेटा अब निकालना है, टेबल के अंदर से डेटा को फेच करना है, तो अब उस समय एक और कमांड आ जाती है जिसे बोलते हैं डीक्यूएल। जैसे सेलेक्ट, सेलेक्ट करते हैं ना, सेलेक्ट दिस 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 फ्रॉम, तो उसे क्या बोलते हैं? डीक्यूएल। तो हमेशा याद रखना, डीक्यूएल में क्या आएगा? सेलेक्ट आएगा। तो फेचिंग डेटा फ्रॉम टेबल एज पर रिक्वायरमेंट, तो दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर, और चौथा जो हमारा पॉइंट है, इंडेक्स है, वो है डीक्यूएल। अब डेटा क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, डीक्यूएल क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज, पहले ही बता दिया। क्या क्या यूज करते हैं? सेलेक्ट, ये भी बता दिया। डीक्यूएल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्ट कमांड along with few more element, इसके साथ कुछ और भी चीजें आ जाती हैं, which define how the select command will execute, जो बताती है भाई सेलेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, and what will be the format of output, और आउटपुट किस तरीके से आएगा ना, इस तरीके से सेलेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। चलो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। अच्छा, डीक्यूएल स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट फेचेस टपल फ्रॉम वन और मोर टेबल। अब जो सेलेक्ट है ना, एक टेबल से ही निकालती नहीं है डेटा, एक से ज्यादा टेबल से भी हम लोग डेटा निकाल सकते हैं, और वो आपको पता है जॉइंस, ये आपको पता है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं जॉइंस। जब हम एक से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग सेलेक्ट कमांड लगाते हैं, तो वो एक टेबल से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करके वहां से वो डेटा फेच करके निकाल देता है। तो डीक्यूएल स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट फेचेस टपल्स, टपल्स मतलब रोज, फ्रॉम वन और मोर टेबल एंड रिटर्न, और उसके बाद क्या रिटर्न करता है? रिजल्ट सेट। तो जो हमारा आउटपुट आता है उसे बोलते हैं रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट क्या होता है? वो भी एक 2 डायमेंशनल एरे होता है, जैसे टेबल होता है। जैसे टेबल में भी रो और कॉलम होते हैं, सॉरी हाँ, रो और कॉलम होते हैं, वैसे इसमें भी रो और कॉलम होते हैं रिजल्ट सेट में। क्लियर, ये सब तो बहुत कॉमन सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, सैंपल डेटाबेस है आपके सामने, 3 टेबल हैं, एक सप्लायर टेबल है, एक पार्ट टेबल है, एक कैटलॉग टेबल है, और एक क्वेरी है। सैंपल क्वेरी है, डिटेल्स ऑफ दोज सप्लायर हु आर सप्लाइंग रेड पार्ट्स, उन लोगों के नाम बताओ जो लोग रेड पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो, मैं गया, मैंने कहा रेड पार्ट कहां, याद दिख रहा है यार, यस यस यस। तो रेड पार्ट कौन कौन सप्लाई कर रहा है? एक पार्ट आईडी 200 सप्लाई कर रहा है, एक पार्ट आईडी
202 कर रहा है, लेकिन मुझे तो सप्लायर के नाम बताने हैं। अब सप्लायर का नाम कैसे पता चलेगा? इसमें तो पार्ट आईडी आ रहा है। अब इस पार्ट आईडी को लेके मैं कैटलॉग टेबल के पास गया, तो पार्ट आईडी पता चला कि जो 200 पार्ट आईडी है और जो 202 पार्ट आईडी है, इसके सप्लायर आईडी क्या है? 101 और 104। मतलब पहले मैं यहां से यहां मूव किया, मैंने इस टेबल को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने यहां से पहले सप्लायर आईडी उठाई, और फिर अब मैं इस टेबल को इससे ज्वाइन करूंगा, और इस सप्लायर आईडी 101 और 104 से मुझे पता चला कि ओहो, ये 101 सुनील है और ये 104 आर्या है। तो फाइनल जो आंसर मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि दैट इज पार्ट आईडी 200 जो रेड कलर की है, उसे सप्लायर आईडी 101 जिसका नाम सुनील है वो सप्लाई कर रहा है, और पार्ट आईडी 202 जो खुद फिर से रेड है, इसको भी 104 वाला बंदा, इसको 104 वाला बंदा सप्लाई कर रहा है, उसका नाम आर्या है। आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, अब हम लोग पहली क्वेरी को पढ़ेंगे, जो हमारी बहुत ही प्यारी सी पहली सी क्वेरी है, जिसको हम सीखते हैं, जानते हैं, हम समझते हैं। आगे चलते हैं। तो जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वेरी क्या होता है? सेलेक्ट करो कॉलम्स के नाम, कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, किस टेबल से करना है। और एक बात ध्यान रहनी चाहिए, जो आपको पहले से पता है कि कॉलम उतने ही लेने जितने टेबल में। ऐसा ना हो टेबल में 4 कॉलम है और आप 5 कॉलम को निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, और ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टेबल है। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैंने पहली क्वेरी चलाई कि सेलेक्ट, हाँ जी, क्या करना है? पार्ट आईडी को सिलेक्ट करो। तो कहां से करना है? फ्रॉम, कहां से करना है? पार्ट्स टेबल से। तो वो क्या करेगा? इसको उठाएगा, उठा के आपको दे देगा। ठीक है, ये देखो, तो ये उसने दे दिया। रिजल्ट सेट में क्या आ गया? आंसर क्या आ गया कि पार्ट आईडी वाला कॉलम आया और ये सारे पार्ट्स आ गए। द जनरल फॉर्मेट क्वेरी। अब देखो आगे, सेलेक्टिंग मोर देन वन कॉलम। अब एक से ज्यादा कॉलम चाहिए, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसमें 2 कॉलम के नाम दे दो, पार्ट आईडी, पार्ट कलर, फ्रॉम पार्ट्स। तो अब वो पार्ट आईडी भी उठा लेगा, पार्ट कलर भी उठा लेगा, तो आउटपुट देख लो। तो ये सिंपल सी चीज है। तो ये रिजल्ट सेट में अब 2 कॉलम आ जाएंगे, पार्ट आईडी और पार्ट कलर। ठीक है, और इन केस मुझे सारे कॉलम चाहिए, तब क्या लेंगे? Selecting all the columns means you use a star instead of writing part ID, part color, part name, part price. You just write star, you will get the answer. So in that case you will get every column, every attribute. ठीक है, फाइन। सो दिस इज व्हाट DQL our first query is all about. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। चलो, अब हम लोग कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। अब भाई कंस्ट्रेंट क्या है? अभी तक तो हम लोग सिंपल कह रहे थे, सेलेक्ट पार्ट आईडी, सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट, ये कुछ नहीं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहे थे। अब कुछ कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, वेयर क्लॉज लगा देते हैं ना, वेयर लगा देते हैं। चलो देखें, तो कंस्ट्रेंट क्या है? अभी तक तो हमने इतना क्वेरी तो अब हमने पढ़ लिया था, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे सिंपल हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया, वेयर। कंडीशन लगा दी, कंडीशन 1, और अगर एक कंडीशन में पेट नहीं भरा तो एंड और लगा के दूसरी कंडीशन लगा दी, और नहीं भरा तो एंड और लगा के और कंडीशन लगा दी। तो हम ये काम करते रहेंगे ना, क्लियर? यहाँ पे इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट लगा दिया हमने। चलो, अच्छा क्या है भाई? चलो देखते हैं फिर। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। अच्छा, ये आपका टेबल है, अब आपके सामने है। देखो सिंपल सी बात है, पहले देखो सेलेक्ट पार्ट आईडी, तो पूरा उसने पार्ट आईडी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फ्रॉम पार्ट्स, अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया, जहां पे पार्ट रेड हो, तो ये रेड नहीं है, इसको क्रॉस कर दिया, ये नहीं है, तो अब कौन सी? और लेकिन हमें चाहिए क्या? सिर्फ पार्ट आईडी तो चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ये क्या आ गया? सॉरी, एक आ गया आपका 200 और एक आ गया रेड वाला 202, बस खत्म। तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया। रिजल्ट सेट में क्या आ गया? पार्ट आईडी 200 और 202। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। चलो भाई, अब जल्दी से बता दो, देखिए अब क्या आएगा, अब देखें। ओके, अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया रिजल्ट सेट, बहुत बढ़िया। अब देखो, मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ये सारे आपको पता ही है। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इन। अब देखो भाई क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। ये स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स हैं। जैसे मैंने लिखा कॉलम नेम नॉट इक्वल टू 4, मतलब जैसे मैंने कहा कि मुझे रोल नंबर 4, कॉलम नेम मतलब मान लिया मैंने रोल नंबर है, मैंने कहा रोल नंबर 4 नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट दिस बॉय इज वेरी नॉटी, नो। तो इन दैट केस व्हाट आई राइट इन माय क्वेरी कि वेयर रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, हमें रोल नंबर 4 नहीं चाहिए, तो इज नॉट इक्वल टू लग गया। क्लियर? बिटवीन क्या है? बिटवीन का मतलब मैंने कहा मुझे रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारे बच्चे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? रोल नंबर, मैं लिखूंगा वेयर रोल नंबर, रोल अगर मैंने रोल लिखा है बिटवीन 1 एंड 10, तो 1 एंड 10 का मतलब 1 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा, ये दोनों इंक्लूड होंगे। तो दिस इज बिटवीन। नॉट बिटवीन, बस रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई इंक्लूड नहीं होगा, नॉट बिटवीन हो गया। और इनका क्या मतलब है? मैंने कहा, स्पेशली एचओडी को मैसेज किया, मैंने कहा रोल नंबर इन
मुझे रोल नंबर 2, 4 और 6 ही चाहिए। ये रोल नंबर 2, रोल नंबर 4 और 6 बच्चे जो है बहुत ही ब्रिलियंट है, मुझे आपकी क्लास से ये बच्चे चाहिए। तो 2, 4, 6 मिल जाएंगे। अगर मैंने लिखा नॉट इन, तो मतलब मैंने कहा कि ये जो रोल नंबर 2 और 4 और 6 है ना, ये बहुत शरारती है, इनको छोड़ के सारे बच्चे दे दो। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से कुछ स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शंस होते हैं, वो भी आपको पता है, जैसे इक्वल टू है, लाइक है, नॉट इक्वल टू को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। नॉट लाइक को ऐसे लिख दिया, परसेंटेज, अंडरस्कोर, इन, नॉट इन, ठीक है। और ये सब आपको पता ही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। इक्वल टू, जैसे मैंने कहा वेयर नेम इज इक्वल टू रंजीत, ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल टू रंजीत, तो वो स्ट्रिंग को ऐसे मैच करा लेगा। या मैंने लिख दिया वेयर नेम लाइक, ऐसे लिख दिया तो वो ऐसे भी मैच करा लेगा, ठीक है। या नॉट लाइक लिख दिया, या नॉट से लिख दिया तो ऐसे लिख दिया, या नॉट लाइक लिख दिया तो इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, ये याद रखो, कुछ इंसेंसिटिव होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं ना, ठीक है। अब अलग अलग कंपाइलर पे अलग अलग काम होता है, ठीक है। अगर मैं एसक्यूएल की बात, माई एसक्यूएल की बात करूं ना, तो वो क्या है, इनसेंसिटिव है लाइक पे। जैसे आपने लिखा, जैसे एक नाम है, मान लो मैंने लिखा अंकिता, मैंने लिखा सेलेक्ट नेम लाइक A%, तो वो A% में अंकिता को सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके लिए ए और कैपिटल ए इनसेंसिटिव है। लेकिन ओरेकल ना नहीं करेगा उसको। ओरेकल तो कहेगा भैया मुझे कैपिटल ए, अंकिता के लिए कैपिटल ए चाहिए, तब तो मैं कर पाऊंगा ना। तो वहां पे आप उस पे होता है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, लाइक नॉट लाइक, ये भी हम लोग करेंगे। अब परसेंटेज तो आपको पता ही है, परसेंटेज को यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया, वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो A%, वो नाम जो ए से खत्म हो रहे हैं तो %A, वो नाम, अब अंडरस्कोर पे आ जाओ, अंडरस्कोर, वो नाम जिसका सेकंड कैरेक्टर ए है, तो मैंने लिख दिया अंडरस्कोर ए, मतलब पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर ए, मतलब पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन सेकंड ए होना चाहिए। अब यहां पे देखो, वेयर नेम लाइक ए एन अंडरस्कोर में कह रहा है एंड तो मैच करेगा लेकिन ए एन मैच नहीं करेगा। नाउ द कंपाइलर इज एक्सपेक्टिंग कि कुछ आए, कुछ भी आए, इसलिए एंड वो आंसर आ जाएगा। ए एन सी आंसर भी सही है, पहले दो कैरेक्टर ए एन होने चाहिए, बाद का कुछ भी हो लेकिन हो जरूर। इसी तरीके से इन है और इसी तरीके से नॉट इन है। अब देखो लॉजिक, चलो चल क्या रहा है, क्योंकि आपको पता है और गेट क्या होता है, ये सबको पता है और गेट क्या होता है। अगर एक भी लेग ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा, ये तो पता है ना। मतलब अगर एक भी लेग वन है तो आंसर विल बी वन, ठीक है। और एंड गेट में क्या होता है, दोनों लेग वन होगी तभी आंसर वन आएगा, अदरवाइज वन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो, ध्यान से देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वो ऐसे चल रहा था, सबसे पहले वो ऐसे चलता हुआ चला गया। अब वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, तो डिपार्टमेंट आईटी, सबसे पहले उसने पहला कॉलम देखा, क्या डिपार्टमेंट आईटी है, अरे नहीं। फिर वो और पे गया, क्या एमसीए ना, ये भी नहीं है। तो और गेट में दूसरे कंडीशन को तब कब चेक करता है, जब पहली कंडीशन फॉल्स हो, तो अब वो दूसरे में चला गया, यहां पे दोनों ही फॉल्स हो गए। तो अब यहां पे क्या लगा, एंड, और मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर एंड गेट का एक भी लेग फॉल्स हो तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि एंड गेट में दोनों ट्रू होना चाहिए, तो वो चेक ही नहीं करेगा। आर यू गेटिंग, वो आगे 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 वाले पोर्शन के ऊपर जाएगा ही नहीं, आगे वाले पोर्शन के ऊपर वो जाएगा ही नहीं, इसलिए ये सेलेक्ट, सीएस सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक, अब आओ, अब आओ, अब आती बात, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, हाँ एक मैच हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं वो। और फिर वो इस पे आता है, क्या डिपार्टमेंट आईटी है, नहीं डिपार्टमेंट आईटी नहीं है, क्या एमसीए नहीं, क्या, फिर दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एंड की कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो इसको भी वो सेलेक्ट नहीं करेगा। अब क्या डिपार्टमेंट आईटी है, नहीं, क्या एमसीए, नहीं, तो जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको भी नहीं करेगा। क्या आईटी है, पहली कंडीशन ट्रू, क्या आईटी नहीं, एमसीए, हाँ एमसीए, क्या आईटी है, हाँ ये, तो इसका मतलब वो ये सारे के सारे कॉलम्स सेलेक्ट कर लेगा, बाकी आगे वो कुछ चेक ही नहीं करेगा, एंड पे वो पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए हमें जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अब हम लोग सबसे लास्ट में आ रहे हैं, फॉर्मेटिंग रूल्स, रिजल्ट सेट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिंग का मतलब आप लोग समझते हो कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, नहीं चाहिए, वो सब आपको पता है।
तो सबसे पहले डिस्टिंक्ट क्लॉज, और डिस्टिंक्ट आपको पता है, मुझे पता है कि डिस्टिंक्ट क्या, अलग अलग। अगर एक टेबल में राहुल नाम के 4 लड़के हैं, ठीक है, राहुल नाम के 4 लड़के हैं और मुझे भैया राहुल नाम का एक ही राहुल चाहिए बस, तो व्हाट आई विल डू, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम। तो इन दैट केस आई विल गेट ओनली वन राहुल, नो, आई विल गेट ओनली वन राहुल। लेकिन एक बात आती है, मान लो मेरे टेबल में 2 कॉलम है, एक कॉलम है नेम और एक कॉलम है मार्क्स, ठीक है। अब मुझे बताना, अब जिससे क्वेश्चन पूछेंगे वही बताएगा। मैंने 2 कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट लगाया, ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है। अब मुझे बताओ, मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, मैंने लिखा सेलेक्ट डिस, TINCT डिस्टिंक्ट नेम कॉमा, एक और कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट के बाद एक कॉमन मार्क्स, MARKS मार्क्स फ्रॉम, और टेबल का नाम मान लो मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। अब तो जब हम डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर लगा देते हैं तो फिर वो कॉम्बिनेशन को यूनिक ढूंढता है। एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन है और एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये वाला मैच कर रहा है तो डुप्लीकेट हो गया, ये वाला मैच कर रहा है तो डुप्लीकेट हो गया, फाइन। तो आप लोग समझदार हो। डिस्टिंक्ट दिस क्लॉज व्हेन अप्लाइड ओवर कॉलम नेम फिल्टर आउट दोस टपल व्हिच हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, बहुत पहले से पता है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, एक कॉलम नहीं, एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। देखो भले ही यहाँ पे जॉन 2 है, भले ही इस आंसर में 2 जॉन है, बट हम सिर्फ जॉन को नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग जॉन along with marks, we are looking name along with marks. In that case I'll check the combination, that this combination is distinct. Yes, John 43 and John 42 are different, so they'll come, ठीक है। इसलिए आपने जो भी आंसर सोचा वो बिल्कुल ठीक सोचा। तो जिसने एक जॉन को निकाल दिया, गलत नहीं, ऐसे आप में से किसी ने नहीं निकाला। जिसने अगर ये सोचा होता कि ये आंसर आएगा तो ये गलत होता, क्योंकि हम कॉम्बिनेशंस को देख रहे हैं, और वो मैं पहले ही बता चुका था आपको, या आपको पहले से पता था, इतना भी मैं जानता हूं। तो अब ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है वो तो आपको पता है। ऑर्डर बाय क्या करता है, ऑर्डर कर देता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, 2 ऑर्डर होते हैं आपके, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले अब देखो ऑर्डर बाय, अब देखो जैसे मैंने बोला राहुल, राहुल 30, अमित 50, राहुल 40। अब मैंने लिखा ऑर्डर बाय ने, ये है नेम और ये है मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले वो ऑर्डर बाय नेम को करता, तो पहले लिखा अमित, ठीक है। अब 2 राहुल थे, लेकिन ऑर्डर बाय नेम पे भी लगा, मार्क्स पे भी लगा, तो सबसे पहले वो ये वाला राहुल उठाएगा, RAHUL, और फिर ये वाला राहुल उठाएगा, RAHUL। तो सबसे पहले वो लिखेगा 50 और फिर लिखेगा वो 30 और फिर लिखेगा वो 40, क्लियर। अगर आप डिसेंडिंग करते हैं तो वो डिसेंडिंग में आ जाएगा, वो अब हम आगे देखेंगे, क्लियर, वेरी गुड। क्या नाम था आपका, राहुल, क्या नाम था आपका? सर रोहन। रोहन, वेरी गुड रोहन। देखो, तो ऑर्डर बाय व्हेन अप्लाइड ओवर कॉलम्स, हमेशा याद रखना, एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हैं। सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। अब देखो असेंडिंग के लिए यूज करते हैं ASC, जो बाय डिफॉल्ट यूज करो ना करो वो असेंडिंग ही रहेगा। असेंडिंग क्या है, ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते। आपने सिर्फ लिखा ऑर्डर बाय नेम, तो वो जरूरी नहीं आप ASC लिखो, तब भी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तब ये एक्सप्लिसिटली आपको लगाना पड़ेगा DESC। आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ गया? तो एक एक नई अंडरस्टैंडिंग हमने सीखी। देखो कितने लोगों को कम पता था इतने कि हम एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर भी ऑर्डर बाय लगा सकते हैं, और उसका महत्व तभी है जब वहां पे कुछ कॉमन वैल्यूज आ रहे हैं, अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, अगर रोल नंबर और मार्क्स दिए तब तो फिर वो कोई महत्व नहीं है, तो वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। और अगर हमने 2 नाम और मार्क्स के अकॉर्डिंग दे दिया तब वो सॉर्टिंग करेगा, तब वो 2 के सॉर्टिंग करेगा, क्लियर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा अब देखो क्या था, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम और मार्क्स आ गया ना। डिपार्टमेंट में आई पहले आ रहा है तो IT वाले पहले आएंगे, MCA वाले बाद में आएंगे, तो पहले तो ऑर्डरिंग ये हो गई, ठीक है। अच्छा अब आती है बात मार्क्स की, तो मार्क्स में 42 पहले आ रहा है तो 42 पहले आएगा और 45 बाद में आएगा, और 42 और 44 इस तरीके से ऑर्डरिंग हो गई। आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब 2 चीज है लास्ट, लिमिट और ऑफसेट। लिमिट और ऑफसेट, ऑफसेट माने होता है कहां से स्टार्ट करता है, और लिमिट मतलब कितनी लिमिट तक जाना है, ठीक है। मतलब मैंने बोला रो नंबर 2 से स्टार्ट करना है और 3 रोज तक जाना है, तो सेकंड
थर्ड, फोर्थ, ये रोज आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। और हमेशा याद रखना यहां पे एरे का कंसेप्ट चलता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो 0, 1 और 2। अगर मैंने लिखा है ऑफसेट 2, तो दैट इज पहली दो रो को छोड़ देगा, 2 से स्टार्ट करेगा, और आगे की तीन रो लिमिट। तो ऑफसेट और लिमिट का ये रिलेशन होता है, मतलब ऑफसेट, ऑफसेट कहां से स्टार्ट होना है, और लिमिट उसके बाद कितनी रोज लेके जाना है, लिमिट। अच्छा, ऑफसेट का मतलब होता है स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट। और उस लिमिट का मतलब होता है उसके बाद कितने कितने रो सेलेक्ट करने हैं। लिमिट मतलब कितने रो सेलेक्ट करने हैं, लिमिट मतलब 3 से स्टार्ट करो और 3 रो ले लो उसके बाद ना। तो और हमेशा याद रखना ये एरे के जैसे काम करेगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैंने लिखा ऑफसेट, ऑफसेट के आगे लिखा 2, तो मतलब हमें 2 से, मतलब पहली रो को नहीं यूज करना है, दूसरी रो को नहीं यूज करना है, 0, 1, 2। तो मतलब यहां पे पहले दो को छोड़ के यहां सेकंड से स्टार्ट करना है। क्लियर? और लिमिट 3, 3 लिमिट दिया, तो उसके बाद 3 रो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आंसर इज डी। बाकी इनसे इनसे क्या क्या हो जाएगा सिलेक्ट। ठीक है। अब लिमिट, अभी ऑर्डर बाय को भूल जाओ। लिमिट, 3 लिमिट लेनी है, ऑफसेट 2, 2 से स्टार्ट करना है, दैट इज 0, 1, 2, यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है। अब सॉरी, अब ऑर्डर बाय कर लो नहीं तो तुम नाराज हो जाओगे। पहले ऑर्डर बाय कर दो, तो जब इसको ऑर्डर करेंगे तो आईटी आईटी वाले ऊपर आ जाएंगे और एमसी एमसी वाले नीचे आ जाएंगे। ठीक है। अब उसमें ऑफसेट 2, मतलब पहले के दो छोड़ दो, 0 और 1 को छोड़ दो, तो 0, 1 को छोड़ दिया तो एमसी और दोनों निकल गया। अब आईटी वाले दो बचे, लिमिट 3। क्या करें जब दो ही रो हैं, तो हम क्या करें, लिमिट 3 तक लेने थे, जब रो ही दो बचे तो मैं क्या करूं।